आज हम पढ़ेंगे बी फार्मा का फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 1 का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक टॉपिक जिसे होमोस्टैटिस कहते हैं। आज का टॉपिक है हमारा होमोस्टैटिस। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आप लोग से। क्या होगा अगर आपका या हमारा बॉडी टेम्परेचर तुरंत बढ़ के 42 डिग्री सेल्सियस हो जाए, या फिर क्या होगा अगर हमारा ब्लड शुगर सडनली लो हो जाए? क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे एक लॉन्ग टर्म के लिए? इसका जवाब है नहीं। हमारा बॉडी जो है हमेशा वो ट्राई करते रहता है कि हमारा बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट के हिसाब से स्टेबल रहे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं होम्योस्टैटिस। हम देखेंगे अब इसका definition. Homeostasis is the ability of the body to maintain a stable internal environment despite changes in the external environment. तो होमोस्टैटिस जो है एक एबिलिटी है हमारे बॉडी का, मेंटेन करता है स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट को। क्यों ना बाहर में कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस आए। वाई इज़ होमोस्टैटिस इम्पोर्टेंट? होमोस्टैटिस क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी का हर सेल जो है वो वर्क अच्छे से तभी करता है जब हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो एक ही तरह से कंटिन्यू करता है, यानी स्टेबल रहता है। होमोस्टैटिस हेल्प करते हैं मेंटेन रखने में बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज लेवल, वाटर बैलेंस, पीएच बैलेंस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल का। अगर हमारा होमोस्टैटिस फेल हो जाएगा, मेंटेन नहीं रख पाएगा, हमारा बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल नहीं कर पाया या नहीं रख पाया, हमारे सेल जो वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे, जिससे हमें डिजीज़ भी हो सकती है। कंपोनेंट्स ऑफ होमोस्टैटिस। हर होमोस्टैटिस का एक मैकेनिज्म होता है, उसमें 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है रिसेप्टर, जिसका दूसरा नाम सेंसर भी है, हम इसे सेंसर भी कह सकते हैं। डेफिनेशन है ए रिसेप्टर डिटेक्ट्स एनी चेंज इन द बॉडी। सॉरी, अभी मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे बारिश हो रहा है, इसी कारण थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ सकता है बारिश का, तो थोड़ा आप लोग भी एडजस्ट करना। मुझे लगता है आप लोग एडजस्ट कर लोगे एंड थैंक यू, क्योंकि मुझे पता है आप एडजस्ट करोगे और मेरी पूरी वीडियो देखोगे। रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है। ये एक्ट करता है एक सेंसर की तरह। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कभी एकदम से बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, तो बॉडी में स्किन के अंदर जो है रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर्स ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं डिटेक्ट करके कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसके बाद ब्रेन डिटेक्ट कर लेता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है। सेकेंड है हमारा कंट्रोल सेंटर। इसका डेफिनेशन है द कंट्रोल सेंटर रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर एंड डिसाइड व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। इसके बाद कंट्रोल सेंटर जो है वो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से और वो डिसाइड करता है कि हमें क्या करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जब हमारा बॉडी टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज़ हुआ तो हमारे रिसेप्टर्स जो है स्किन के अंदर, उन्होंने जाके बताया ब्रेन में जो कंट्रोल सेंटर है, उसने उस इंफॉर्मेशन को रिसीव किया और उसने समझा कि क्या हो रहा है। उसके बाद उसने हाइपोथैलेमस को ऑर्डर दिया कि आप जाओ और बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करो। हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर का कंट्रोल सेंटर होता है। थर्ड है इफेक्टर। इफेक्टर का डिफिनेशन है द इफेक्टर कैरीज आउट द रिस्पॉन्स टू करेक्ट द प्रॉब्लम। जैसा कि हमने पहले देखा, हमारे हाइपोथैलेमस में जब मैसेज गया तो उसने भेजा कि जाओ भाई ठीक करो तुम, तो इफेक्टर को भेजा गया। ठीक है, तो इफेक्टर ने क्या किया, हमारे स्वेट ग्लैंड्स को बोला कि और स्वेट प्रोड्यूस करो, जिससे हमारा बॉडी जो है बॉडी टेम्परेचर जो है वो कूल हो जाएगा। ठीक है, हमारे मसल्स में शिवर आया, उसने प्रोड्यूस किया हीट, जिससे हमारे बॉडी में बहुत सारा स्वेट हुआ, बहुत सारा स्वेट निकला और उससे हमारा बॉडी क्या हो गया, कूल हो गया। अभी जो भी हमने समझा उसे हम एक इजी फ्लो चार्ट से पढ़ते हैं। पहले हमारे बॉडी में चेंज आया, वो चेंज रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, उसने उसे भेज दिया ब्रेन में, और वहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर था उसने डिसीज़न लिया, उसने इफेक्टर सेल को फिर बोला और इफेक्टर सेल ने उस काम को किया और हमारा बॉडी जो है फिर से नॉर्मल हो गया। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, ये जो होता है एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है फिर से रिवर्स हो जाता है। जो भी चेंज हुआ है वो रिवर्स हो जाता है और हमारा बॉडी टेम्परेचर जैसे पहले था वैसे ही हो जाता है, यानी नॉर्मल हो जाता है। बहुत कॉमन मैकेनिज़्म है ह्यूमन बॉडी का।
अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो सेम अभी जो हमने पढ़ा था कि इमेजिन करो जैसे कि हम खेल रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जल्दी इंक्रीज़ हो गया, फिर हमारे रिसेप्टर्स ने ये डिटेक्ट किया और हाइपोथैलेमस को ये सिग्नल भेजा और हाइपोथैलेमस ने इफेक्टर को बोला और इफेक्टर ने हमारे स्वेट ग्लैंड्स से बहुत सारा स्वेट निकाला, जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो गया और इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। अब हम देखेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इंक्रीज द ओरिजिनल चेंज अंटिल ए स्पेसिफिक इवेंट इज़ कंप्लीटेड। एक ओरिजिनल पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो इंक्रीज़ करते रहता है अपने ओरिजिनल चेंज को, जो चेंज हुआ उसी को इंक्रीज़ करते रहता है जब तक एक स्पेसिफिक इवेंट कंप्लीट ना हो जाए। ये बहुत लेस कॉमन है, मतलब ये कॉमन नहीं है। एग्जाम्पल एक है, जब चाइल्ड बर्थ होता है तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है, फिर वो स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होता है जब तक बेबी डिलीवर नहीं हो जाता। एग्जाम्पल 2 ब्लड क्लॉटिंग। आप लोगों ने भी गौर किया होगा, कभी अगर हाथ वगैरह कट जाता है तो जब तक ब्लड निकलना बंद नहीं होता तब तक ब्लड का वहाँ पे क्लॉटिंग आते रहता है। चलिए अब हम देखते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक का डिफरेंस। नेगेटिव फीडबैक जो होता है वो हमारे बॉडी को फिर से नॉर्मल में ला देता है, लेकिन पॉजिटिव जो है वो इंक्रीज़ कर देता है चेंज को। नेगेटिव जो है वो मोस्ट कॉमन है और पॉजिटिव जो है ये कॉमन नहीं है उतना। नेगेटिव जो है वो मेंटेन करता है होमोस्टैटिस को, वही पॉजिटिव फीडबैक जो है वो हेल्प करता है एक स्पेसिफिक प्रोसेस को कंप्लीट करने में। नेगेटिव में एग्जांपल है स्वेटिंग, पॉजिटिव में है क्लॉटिंग। अब हम एक लास्ट ट्रिक देख लेते हैं जिससे हमें हमेशा नेगेटिव फीडबैक याद रहेगा। आप एक रूम को इमेजिन करो जिसमें बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, तो आप एसी को क्या करोगे, ऑन कर दोगे, जो कि कूल कर देगा रूम को। वहीं जब रूम कूल हो जाएगा तब एसी बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका रूम पहले से ही कूल है। इसका मतलब बस यही है कि ये नेगेटिव फीडबैक जो है वो स्टेबल रखता है कंडीशन को। अभी आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, ये क्वेश्चन आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं या फिर आप इसे याद भी रख सकते हैं। अभी मैं कुछ और 3 क्वेश्चन दूंगी, आप उन 3 क्वेश्चन का मुझे आंसर बताना कमेंट में। मैं बताऊंगी आपने सही बताया या गलत। और ये 3 पॉइंट जो है ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप अपने नोट्स में या रिवीजन सीट में लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट कल का टॉपिक होगा हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन, बॉडी प्लेन्स, बॉडी कैविटी एंड बॉडी रीजन। Study smart, learn better, become a better pharmacist. Bye pharmacist.